हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। सीटेट 31 जनवरी 2021 का ये पेपर है और इसे चलिए एकदम अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। बी सीरियस गाइस, चीज़ों को समझिए क्योंकि ये बाल विकास की पेडागोजी है। ये उतना आसान नहीं जितना आप इसे समझ लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एकदम बढ़िया से मैं आपको बताऊंगा कि भैया कौन ऑप्शन सही है तो क्यों है और गलत है तो काहे गलत है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है, ये आपका जो बुकलेट सीरीज है वो एल है, ठीक है। तो जिनका एल है बाकी आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं, आपका कोई भी बुकलेट सीरीज हो, डजंट मैटर। पहला क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। आप इसे अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो दोस्तों असफलता अनियंत्रित है ना। योग्यता सुधार, तो हम हमेशा कहेंगे कि एबिलिटी जो है वो इम्प्रूवेबल है। अंग्रेजी वाले वर्जन में अगर जाएंगे तो एबिलिटी इम्प्रूवेबल है ना। अपनी योग्यता को हम सुधार सकते हैं अभ्यास के द्वारा, सीख करके, व्यवहार में परिवर्तन ला करके हम अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। बाकी असफलता को अनियंत्रित है अगर कह दे तो हम एबिलिटी के माध्यम से असफलता को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले का दूसरा विकल्प, कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ध्यान देना, यहां पर क्या कह रहा है? संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करना है। तो यहां पर जवाब होगा अन्वेषण और संवाद। ध्यान देना, प्रतिस्पर्धा आधारित कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशंस नहीं होंगे। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी तो बिल्कुल नहीं होगा। और फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार परीक्षाएं करवाना इज नॉट बेटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। आप बताइए कब बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी? जब हम सूचना को प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। ध्यान देना, अंग्रेजी वाले वर्जन में जब आप जाओगे तो चीज़ें आसान मिलेंगी आपको। डिसकनेक्टेड चंक्स में जब हम सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, वो डिसकनेक्टेड रहेंगी एक दूसरे से, तो बच्चा क्या होगा? सीखने में कठिनाई करेगा। बाकी पहला देखो, बहुरूप से प्रस्तुत करोगे, अलग अलग रूप में अगर आप प्रस्तुत करोगे कंटेंट को तो अच्छे से सीखेगा, है ना भाई। एक ही चीज को वो 2-3 रूप में अच्छे से सीखेगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो जरूर सीखेगा, ये तो आपका तत्परता के नियम से है। अगर कोई मोटिवेटेड है तो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो भी सीखेगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, द बेस्ट, यहां पर देखिए स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है, तो सर्वोत्तम अवस्था में डी ऑप्शन होगा। संतुलित उत्तेजना हो, मॉडरेट है ना, मॉडरेट अराउजल हो और नो फियर, कोई भय ना हो, ये है आपके सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। अब सोचो, शुरू के ये 5 क्वेश्चन केवल और केवल अधिगम टॉपिक्स हैं। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ आंसर की सॉल्व करवाना नहीं, बल्कि आपको हर टॉपिक को बताना। देखो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप देखोगे कि पांचों अधिगम से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है। तो भैया संरचनात्मक विचार क्या कहता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना। पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड नहीं होते, कोई भूमिका नहीं होती, नेगेटिव है। पूर्ण रूप से वयस्कों पर भी डिपेंड होना नेगेटिव है। तीनों काट देते हैं। केवल और केवल क्या है कि प्ले एन एक्टिव रोल इन, यहां पर क्या करेंगे, ज्ञान की संरचना में बच्चों का एक्टिव रोल है। तो 5 अधिगम के क्वेश्चन हो गए। देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एग्जाम मास्टर टीम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसीलिए पढ़ाती है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसीलिए आप लोग सुपरटेट का हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9452 26 74 92। इस व्हाट्सअप नंबर को आपको सेव करना है, नाम जिला का नाम लिख के भेजना है। और न्यू बैच जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सुपर टेट का यूपी टेट दोनों का अलग अलग, तो आप इस पर जानकारी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करें। ध्यान देना, लड़की खुद से बात कर रही है और वो किस कार्य पर प्रगति किस प्रकार कर सकती है। वाइगोत्स्की का भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार ये व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। जवाब होगा यहां पर दोस्तों व्यक्तिगत वाक से रिलेटेड। तो चलिए, व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है पूछा है, तो ये स्वनियमन दर्शाएगा या आत्म केंद्रिकता दर्शाएगा। यहाँ पर जवाब होगा दोस्तों ये स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन को दर्शाएगा व्यक्तिगत वाक, जहाँ तक है, क्योंकि ये कोई मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भी नहीं होगा, है ना। खुद से बात करना कि काम को किस प्रकार से वो प्रोग्रेसिव बना सकती है। तो चिंतन और सोच में ये स्वनियमन हो सकता है या ईगो सेंट्रिज्म, इन्हीं दोनों में मेन चीज़ है कन्फ्यूजन, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका।
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये जो आपके इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस हैं इनके एम क्या होने चाहिए। हमेशा देखिए जो मूल्यांकन हो वो विद्यार्थियों की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पहचान करें, राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि समूहों में डिवाइड नहीं कर सकते, विद्यार्थियों को नामांकित करना भी ठीक नहीं है, पुरस्कार उच्च अंक वाले विद्यार्थी को पहचान करके क्या करेंगे, है ना। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से, किस पर हम प्रतिरूपित करेंगे, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक। देखो ये एक टॉप आंसर है, ये जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा, केवल ये ना ये तीनों गलत हो जाएगा। मतलब सही केवल और केवल 1 है, क्योंकि इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अब जहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण हो भैया वो तो सही होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। मान लो खेलते समय रोहन को चोट लग गई, है ना, और पिता ने कहा लड़कियों की तरह। तो देखो ये लैंगिक रूढ़िवादिता से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये आपके जेंडर स्टेरियोटाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में है, 1 नंबर हर बार सीटेट में ये आता है, लैंगिक रूढ़िवादिता। इसी प्रकार एक दादी का क्वेश्चन बना के देता है ना, दादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता है, वो आप देखे होगे, तो वो लैंगिक रूढ़िवादिता बनाता है, पुराने पेपर में आपने देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्रेसिव कक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंक जी नहीं, अटल पाठ्यक्रम जी नहीं, प्रतिस्पर्धा में बल दें या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान। तो देखिए हमेशा प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम उसे कहेंगे जहाँ पर ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को प्रचुर मौके प्रदान हों, वहाँ पर हम कहेंगे ये कक्षा प्रोग्रेसिव है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख के एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ध्यान देना, अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे, तो ये सिद्धांतों के अनुसार अध्यापिका की योजना क्या है, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये क्या है, इसके फोल्डिंग फॉर लर्निंग हो जाएगा। इसके फोल्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से, आप वाइगोत्स्की बाय एग्जाम मास्टर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा कथन सही होगा। ध्यान देना, सोशलाइजेशन, अब जाहिर सी बात है कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, बाकी हम काट देते हैं, ठीक है। विद्यालय द्वितीयक है, परिवार प्राथमिक है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है भैया, कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं, है ना। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, बुद्धिमत्ता की अलग अलग दशाएं हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि एक आयाम की जो इंटेलिजेंस है वो अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को डिसाइड करती। मान लीजिए किसी एक आयाम की इंटेलिजेंस है ना, मान लीजिए आपकी साहित्यिक इंटेलिजेंस है, वो आपकी बाकी अन्य आयाम में आपकी साहित्यिक बुद्धि जो है, या गतिक बुद्धि में बात करूं तो आपकी अन्य आयाम में जो है आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी। क्या हम इसे मान सकते हैं सीमा में? नहीं। हो सकता है कि कोई अच्छा खिलाड़ी भी हो और हो सकता है कि कोई खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छा साहित्यकार भी हो। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो मैं डी ऑप्शन के लिए जाना चाहूँगा। बाकी आप देख लीजिएगा आंसर की में क्या आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। ध्यान देना, केवल दूसरे इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये प्रथा पूर्व में होगा, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक तो कोहलबर्ग का है ही नहीं। प्रथागत में एक्चुअली क्या होता है कि हमारा समाज से एक इंटरकोर्स हो जाता है, इंटरकनेक्शन हो जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रथागत में तो भैया हम लोग आइडियल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान देना एक का कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि पहला वाला ही सही होगा, बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये तीनों गलत है। केवल सही पूछा है तो केवल पहला वाला कथन जो है वो सही है। लेव वाइगोत्स्की, अब चलिए वाइगोत्स्की भैया हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वाले थे, तो इनका सांस्कृतिक उपकरण जो है वो लगा दिया जाए। सांस्कृतिक उपकरण दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, सेकंड ऑप्शन। जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो जी पियाजे का स्कीमा है। पियाजे से पहला क्वेश्चन ध्यान देना,
वाइगोत्स्की से 2-3 पूछा ना। अब पियाजे से देखो पहला, फिर इसी के नीचे ये दूसरा क्वेश्चन भी जिन पियाजे से है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पूर्व संक्रिया अवस्था में विकास का मुख्य गुण। अब पूर्व संक्रिया मतलब क्या हुआ, 2 से 7 साल, और इसमें आपके विचार में, सोच में केंद्रीकरण का हो जाना, परिकल्पित निगमनात्मक सोच तो बिल्कुल नहीं होगा, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पर 2 से 7 साल में पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता सही जवाब होगा, क्योंकि सोच में केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन तो मूर्त वाले में आता है, तो ये अगला स्टेज हो जाएगा। तो 2 से 7 साल के बच्चा पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता आ जाती है ना, कि लंबाई, चौड़ाई और किलोग्राम वाला जो आता है वही है, वहीं से पूछा है ये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, ध्यान देना, सबसे पहले संवेदी, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, है ना। पहले बच्चा जब पैदा होता है तो संवेदी अंगों के माध्यम से चीज़ों को जानता है, समझता है, साथ ही साथ रिएक्ट करता है। फिर चीज़ों के बारे में मूर्त कल्पना विकसित कर लेता है, चीज़ों को मूर्त रूप से पहचानना शुरू कर देता है, और देन अमूर्त में जाता है, देन इमेजिनेशन में जाता है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प के लिए जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा, देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, सही जवाब होगा, ध्यान देना यहाँ पर पहला ही विकल्प, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात किया है तो ये कभी बाधा तो डालेगा नहीं, पक्ष में असफलता देगा नहीं। ठीक है, और योग्यता आधारित समूह बनाने, क्यों योग्यता पर आधारित समूह क्यों बनाएंगे, अंग्रेजी में देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। समझ गए, अंग्रेजी वाला वर्जन देखोगे एकदम आराम से समझ में आ जाएगा क्या सही है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी, अब बताइए समावेशी कक्षा में किस पर जोर देंगे। जाहिर सी बात है कि देखो अलगाव तो कभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, समरूपी निर्देश और प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य भी नहीं करेंगे। यहाँ भी हर बच्चे के सामर्थ्य को मैक्सिमम करने के लिए हम चांस प्रोवाइड करेंगे, है ना। जो भी बच्चा है, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से हम सुसाध्य कर सकते हैं, समस्या समाधान क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कैसे हम सुसाध्य यानी फैसिलिटेट, है ना, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डर की भावना तो बिल्कुल पैदा नहीं करेंगे, लगातार अभ्यास और प्रैक्टिस, है ना, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, या फिर समस्याओं हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या समरूपों का इस्तेमाल का बढ़ावा। ध्यान देना, समस्या समाधान है तो हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। कैसे, किसी प्रॉब्लम का आपने पूर्व में क्या किया था, उसी के समान आप इस प्रॉब्लम का समस्या समाधान करोगे। बच्चे जान जाएंगे कि इस प्रकार की समस्या में हम क्या करेंगे, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, है ना, एनालॉजी की यूज को इनकरेज करेंगे जिससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में दक्ष हो जाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की जरूरत को अगर हमें संबोधित करना है तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन की फॉर्म है एन फॉर नेगेटिव, तो अब नेगेटिव में क्या ना करे, ध्यान देना। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल करना, है ना। क्या हम जटिल संरचनाओं, अगर कोई छात्र मान लो अधिगम की कठिनाई से पहलन से जूझ रहा है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत को संबोधित करना है तो दृश्य श्रव्य सामग्री यूज करो, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करो जो संरचनात्मक हो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो, और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाओ, उसके लिए इंडिविजुअल योजना बनाओ। केवल और केवल पहला ऑप्शन होगा जो इसका सही जवाब होगा। 24 का ए लगा के आए हो, एक नंबर सॉलिड है। चलिए, क्रिएटिव बच्चे की बात क्या आ गया भैया, ये लक्षण मैं आपको 20 बार बताया हूँ कि अपसारी चिंतन होगा इसका। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मान लो अलग अलग बैकग्राउंड का लर्नर है, इसको हमें संबोधित करना है, तो एक टीचर क्या करे भैया, अलग अलग विन्यास से उदाहरण ले, है ना। सबसे बढ़िया जो सही और सटीक उत्तर है वो है विविध विन्यासों से उदाहरण ले, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स,
ठीक है, अलग अलग सेटिंग से एग्जाम्पल ले। क्यों? क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के अधिगमकर्ता भी तो हैं। देखो अब अधिगमकर्ता पे भी ये 6वां क्वेश्चन था। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जवाब होगा तीसरा विकल्प, त्रुटियों की समझ। ये आपके अध्यापन यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए अर्थपूर्ण है यानी मीनिंगफुल है। ठीक है, मीनिंगफुल होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। थर्ड ऑप्शन के लिए नंबर मिलेगा आपको। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार आप कायम रख सकते हो, यानी लर्निंग का मोटिवेशन है और आपको उसे कायम रखना है, कैसे रखोगे भाई? यंत्रवत याद करने पर जोर देकर के कभी नहीं होगा, दंड दोगे तब भी नहीं होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दो, या बच्चों को बहुत आसान एक्टिविटीज़ दो। तो ध्यान देना यहाँ पर बहुत आसान एक्टिविटीज़ या प्रवीणता अभिमुखी, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मेरे हिसाब से तीसरा सही होगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को बहुत आसान एक्टिविटीज़ या फिर एक्टिविटीज़ गिविंग वेरी इजीली टास्क टू चिल्ड्रन, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान से वो करोगे तो वो कायम रहेगा। मुझे लगता है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर आप जब जोर दोगे तो उसकी अभिप्रेरणा बनी रहेगी, है ना। प्रवीणता का मतलब परफेक्शन से है यार। जब तक बच्चा किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होगा, अपने लक्ष्य पर जब जोर देगा तभी तो वो मोटिवेटेड रहेगा उसको प्राप्त करने के लिए। तो आई थिंक सी ज़्यादा बेटर है, बाकी देख लेना। शर्मिंदगी, अंग्रेजी में पढ़ना इसे, शेम। शेम हमेशा क्या करता है, इसका हम क्या करेंगे, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है या आपके संज्ञान पर यह नकारात्मक। ध्यान देना, अगर कोई शर्मीला है तो क्या उसके संज्ञान पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? अरे भैया, बुद्धिमान लोग भी कभी कभी शर्मीले होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, आपके कॉग्निशन से आपके शर्माने का क्या संबंध होगा, है ना। शर्मीले लोग भी समझदार हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से अध्यापन, लास्ट क्वेश्चन है, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो ये थे 30 क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हम सुपर टेट का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं निसंकोच। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452267492। भर्ती पर एक सीट जमाने के लिए चांस आखिरी है। इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए और आपको सुपर टेट के 14 विषय के कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन में प्रैक्टिस सेट के साथ थियरी क्लासेस एकदम बेसिक से आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि बस मज़ा आ जाएगा। तो बस निसंकोच जुड़ जाइए। लक्ष्य एक सीट, सफलता आपकी दासी बन जाएगी और आप सब एकदम मोटिवेटेड होकर के पढ़ोगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम भेजिए। जुड़ने का प्रोसेस ग्रुप से आपको वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एग्जाम मास्टर आपका साथी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।